गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कविता जैन और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सेठ और रुचित जैन भी अपने टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे आपको। तिमाही नंबर्स का सीजन चल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष से, टाटा केमिकल्स के एमडी एंड सीईओ आर मुकुंदन से और होनासा कंज्यूमर के सीएफओ रमनप्रीत सोही से। बिग मार्केट वॉइसेस में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से बाजार का टेक्निकल सेटअप समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र मार्केट पर डाल लेते हैं इस समय, और उसके बाद एक लिस्टिंग भी होनी है। निफ्टी करीब करीब अब 55 पॉइंट नीचे डे लो पर, बैंक निफ्टी करीब करीब 240 पॉइंट नीचे डे लो पर। मिड कैप इंडेक्स में लेकिन काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, करीब करीब 400 पॉइंट नीचे। एक बार लेकर आइए निफ्टी का सीपीएससी इंडेक्स, बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला इंडेक्स, और यहाँ पर देखिए इस समय 3% की डिक्लाइन। पिछले फ्राइडे को भी यहाँ पर डिक्लाइन रही थी, और यहीं पर सबसे ज़्यादा इस समय आपको टॉप लूजर्स दिखाई देंगे। उसमें कुछ स्टॉक्स मैं दिखा देता हूँ आपको। NHPC, SJVN, IRFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं, वो लिस्टिंग हो रही है। लेकिन पहले ये तीन चार स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आ रही है। इस समय चलिए वो लिस्टिंग दिखा देते हैं, अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर। और होटल स्पेस से जो होनी थी पार्क होटल्स की, यहाँ पर ठीक ठाक लिस्टिंग है, वैसे करीब करीब 16% ऊपर। लेकिन मार्केट अब तेज़ी से बढ़ रहा है टुवर्ड्स डेज लो। वीरू जी हाँ, तेज़ी से टुवर्ड्स डे लो। और निफ्टी का जो 20 डे एक्सपेंशन है वो बहुत नज़दीक खड़ा है। तो ऐसे में ट्रेड्स क्या हों, आइए बात करते हैं पूरे के पूरे हमारे पैनल से। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। मानस जायसवाल, कविता जैन पिछले कार्यक्रम से, अमित सेठ और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से। अमित, पहले आपकी कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के दो क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय दो स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे हैं और अच्छे लग रहे हैं मुझे। पहला स्टॉक अच्छा लग रहा है मिड कैप आईटी से LTTS। LTTS काफी एक स्टेबल स्ट्रक्चर रहा है इवन इन द वॉलेटाइल मार्केट। पिछले 10-12 दिनों से इसने अपना 20 डेमा वॉयलेट नहीं किया है। परसों के 17 में एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी थी और आज एक अच्छी खासी इसमें मोमेंटम कैंडल बन रही है जो ऑलमोस्ट इसको न्यू हाई की तरफ लेके जा सकती है। तो 5650 का प्राइस है, 5580 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रहेंगे LTTS में 5800 के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। 20 डेमा से एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट 2 दिन का हमने पुल बैक देखा था उसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं थे, तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में 1672 का प्राइस है, 1654 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे और टारगेट्स रहेंगे 1710 के। ओके, आपके दो ट्रेड्स यहाँ पे। मेट्रोपोलिस, आज आप जैसे कि बात कर भी रहे थे कुछ देर पहले कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक्स स्पेस में और फार्मा में अच्छी तेज़ी है, तो ट्रेड्स को पिक करते हुए अमित जी। रुचित हैं हमारे साथ। अब रुचित, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक से एक बाय साइड और एक सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। पहले बाय साइड से शुरुआत करो तो इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरली हम देख रहे हैं कि आईटी थोड़े जब मार्केट्स वोलेटाइल टर्न हो रहे हैं तो रिलेटिवली आईटी फार्मा ये पैक्स थोड़े रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब आईटी ने पिछले हफ्ते, इन्फोसिस ने 2-3 दिन का करेक्शन रहा, बट जो 20 डीएम में सपोर्ट है स्टॉक का वो अभी भी इंटैक्ट है, तो वो ब्रेक नहीं हुआ है। सो आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये लास्ट 3 दिन के करेक्शन के बाद यहाँ पे ज्यादा बेटर है। तो इन्फोसिस में करंट लेवल्स पे 1650 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें और ऊपर 1740 तक के शॉर्ट टर्म के अप मूव एक्सपेक्ट करें। और सेल साइड में बजाज फिनसर्व में शॉर्ट करने की सलाह है। सो डेली चार्ट्स पे अगर थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर्स देखें तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसका ब्रेकडाउन 1560 के नीचे है, तो अभी 1565 के अराउंड चल ही रहा है। तो अगर वो 1560 के लेवल ब्रेक करे तो थोड़ा कंडीशनल कॉल इसको समझ सकते हैं कि 1560 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो वहां पे ये शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में बना सकते हैं। फिर 1590 का स्टॉप लॉस और 1500 के अराउंड के टारगेट्स बजाज फिनसर्व में एक्सपेक्ट करें। ओके, तो आपकी भी दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, अमित जी के और रुचित जी के। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स। या वीरेन जी, फार्मा के साथ ही जाएंगे। मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में एक सिंजन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वहां बने रह सकते हैं। बट अपार्ट मुझे लग रहा है ग्रैनुल्स में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 426 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड कर रहा है। फॉर विद स्टॉप लॉस ऑफ 419 यहाँ पर एक पोजिशनिंग की जा सकती है।
ये डिप को एस बाय आप लें और 435 438 के प्राइस टारगेट के लिए ग्रैनुल्स में एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अपार्ट ग्लैंड फार्मा वहां पर एक पोजिशनिंग की जा सकती है। 1995 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है 2056 2063 के लेवल के लिए ग्लैंड फार्मा में एक अनादर ट्रेड देखा जा सकता है। ओके, ग्लैंड फार्मा आपने पिक किया। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? तो देखिए दोनों सेल साइड के ट्रेड होंगे। पहला तो जीएनएफसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। जीएनएफसी ने 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। तो जीएनएफसी में 666 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है। 640 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जीएनएफसी में। दूसरा ट्रेड है टाटा पावर का। यहाँ पर भी एक सेल रिकमेंडेशन है। स्टॉक ने लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, एक बेरिश पैटर्न बना, 20 मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 380 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं और 360 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए, ये इस समय की ट्रेड्स हो गई टाटा पावर पर सेल। अब कुछ मैनेजमेंट से बात करते हैं। तीसरी तिमाही में बंधन बैंक का मुनाफा 150% और ब्याज से कमाई 21% बढ़ी है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए एनपीए से फिक्र बढ़ी है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष। घोष साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इशू जो बार बार आपको तंग कर रहा है वो है ये जो एनसीजीटीसी का फोरेंसिक ऑडिट है। आज सुबह भी एक खबर छपी है बिजनेस लाइन में जो ये कह रही है कि कुछ एवरग्रीनिंग के लिए कुछ ऑडिट चल रहा है। इस पर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे क्या? If you say that the report is baseless and factitious, if you see that what is the meaning of evergreening in the microcredit industry, whatever we are working, and the last 23 years, we are given the loan to the microcredit borrower, only single loan. Until they are not close the first loan, they are not eligible to get the next loan. And overall, microcredit in the across the world are practicing in this, other than some of the few. So we are seeing that the customer, if it is taken a loan for 1 year, they are if they are not in the 10 months across, they are not paying regularly, they are not eligible to get the next loan. Even they would like to pay the full amount. So it is not in that manner on that to say that the bargaining is a Bandhan is a practicing is a single loan to the customer. Until that loan is not closed, they are not eligible to get the next loan. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एवरग्रीनिंग का मामला नहीं है यहाँ पर, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। चलिए, एक दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो है आपके नंबर्स भले अच्छे थे लेकिन मार्केट को एसेट क्वालिटी पे काफ़ी दिक्कत लग रही है आपके, चाहे स्लिपेज रेशियो हो चाहे एनपीएज हो। ये क्यों हो रहा है आपके बैंक में? If you see that first I'll be like to give some figure if you look on that. अब देखिए हमारा जो एनपीए है वो measured of that NPA in the time of pandemic, whichever our portfolio up to the financial year 22 measure was in there. Second point, any of this the slippage has come, will be like to control the slippage fast, which have been helped us to reduce the NPA future. हम देखते हैं इस साल का जो 3 क्वार्टर है, 3 क्वार्टर का स्लीपेज इन द सिमिलर अमाउंट है। 1300 crore fresh slippage in a quarter, 400 crores in the recovered, and 900 crores has come as a NPA. And 600 crores we are made as a provision each of the quarter. इसीलिए देख पाए कि though it is in some portfolio in the bow, but after that also we find out on that the gradually it will be again come down, but it is strict first on that the block, no further coming to this more slippage in the bank. Third, another point I mentioned about it on that, the majority this portfolio is coming from microcredit, no doubt on that. And microcredit is a 2-part. One part is there, this is a behavioral credit, and group discipline is an impacted to this the repayment.
So because of pandemic, that time they are not in a regular basis seated. And after that, when they are started to sit, and gradually it has been changed positively to their behavior. For that reason, इसीलिए हम क्या देखते हैं ना, जितना लोन माइक्रो क्रेडिट को ए साल में दिया, 85% of the total outstanding of EEB, I saw that their NPA is a 0.11%. Okay. Whatever shown that the 0.11% means out of those the portfolio, whatever the 59,000 crores, only the 35 crores is NPA. And their slippage quarter on quarter basis has come down. Slippage means I am talking about that the DPD part 0, 1, 2. Every of the quarter this financial year has come down 1% and 1.5%, and the quarter on quarter basis has reduced. Isiliye, whatever we are seeing that the DPD is reduced in the 1%, and automatically my fresh slippage will come down, and automatically my NPA increase will be come down on that. Okay. And I have been seeing that the very best of the quarter in this financial year is coming to next quarter, which is called that the January to March. Onwards, you can see that this portfolio will be like to best in the industry. सर बातें आपके एग्जैक्टली एनआईएम्स पे जो कि सीक्वेंशली स्टडी रहे एट 7.2%. मैं जानना चाहूँगा अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए आपको डिपॉजिट ग्रोथ कैसी दिखाई दे रही है, और सिंस अभी भी कोई साइन नहीं है कि रेट कट्स के नियर फ्यूचर में, तो ऐसे में डिपॉजिट मतलब कॉस्ट ऑफ फंड कितनी और यहाँ से बढ़ सकती है, और अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए आपका एनआईएम्स का आउटलुक क्या होगा? If you see that the deposit franchise is a very strong for the Bandhan Bank, और ये जो देखा जो नेटवर्क है हमारा, और नेटवर्क हमारा बैंक आर फोकसिंग ऑन दैट. दिस इज एन retail deposit on that, and retail deposit out of that is the CASA is there. If you see that the my CASA of the bank, out of this that whatever that the 36.1%, this quarter we have been seeing that CA has been increased very good amount, which have been helped us to reduce the cost of fund. So I feel that the further whatever the guided we got from the regulator, I have not the feel that the again further increase the deposit rate, so that the cost of fund it can be like to retain in the by March on that level. So which it will be like to prediction from our side, and the deposit growth also continue the best in the industry. ओके मिस्टर घोष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी, एनआईएम्स को लेकर, स्लिपेजेस को लेकर और एसएस क्वालिटी को लेकर आपने अपनी टिप्पणी करी. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. मीनवाइल मार्केट से प्रेशर पड़ता हुआ निफ्टी को जो एडवांटेज एज ऑफ नाउ मिल रहा था निफ्टी आईटी का, वो भी थोड़ा सा सिंक होता हुआ. अनुज, एक बार फिर से पिक्चर में 20 डे में. बिल्कुल वीरू, और देखिए मार्केट ऑब्वियसली वीक है इस समय काफ़ी, और अच्छे स्टॉक्स जो हैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स वो भी नहीं टिक पा रहे हैं. अच्छा एक और चीज़ है, ये वाली जो लेटेस्ट डिक्लाइन है वो बैंक्स की वजह से नहीं आ रही है, वो नॉन बैंक्स की वजह से आ रही है. बैंक निफ्टी पिछले एक घंटे में कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं दिखाया आपको, लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल इवन आईटी गिरने लग गया हायर लेवल से, थोड़े से मेटल्स गिरने लग गए हायर लेवल से. आप देखिए स्टॉक्स लाइक आईटीसी ये थोड़ा सा अब लोअर लेवल पर आ रहा है, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा लोअर लेवल पर आया है, HUL थोड़ा सा लोस पर आया है. ऑब्वियसली बैंक निफ्टी तो वीक है ही, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए और मिड कैप में करेक्शन देखिए आप. आज सुबह हमने यही बात की थी, इनफैक्ट आज सुबह मैंने इसीलिए बात की शुरुआत ही PSU से की थी. बहुत कम मैं करता हूँ नॉर्मली, लेकिन आज आप PSU के लूजर्स देखिए किस तरीके के डिक्लाइन आ रहे हैं. SJVN फॉर एग्जाम्पल सुबह हमने बात की थी कि 25% ऑलरेडी गिर चुका है अपने हाई से, और आज 16% इसमें और जोड़ दीजिए आप. ये देखिए किस तरीके से ये आज स्टॉक करेक्ट हुआ. और उसके अलावा मिश्र धातु, ये सब जिनके नंबर्स खराब है ना, उनमें अच्छी करेक्शन आ रही है. NBCC सर्किट पे 10% के डाउन सर्किट पे एक बार PSC इंडेक्स वापस लेकर आइए, वहाँ पर भी अच्छी खासी करेक्शन आपको दिखाई देगी. इसे कहते हैं सच से सामना, सच का सामना है. बिल्कुल. मानस, अच्छा नहीं मेरे ख्याल से अमित और रुचित हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ. अमित, अभी बैंकों में आप लोगों ने सेल्फ बटन कहाँ प्रेस किया है? आई मीन आज HDFC बैंक स्टेबल है, पर आज PSU सिंक होते हुए कोई थॉट शॉर्टिंग साइड पे बैंक्स में आप लोगों का?
जी वीरेन जी, डेफिनेटली जो नॉन एफएनओ पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा है, और वहां पे अगर किसी का प्रॉफिट है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली फ्राइडे के 17 और आज के 17 में लोगों ने बांधा होगा। बट फॉर समथिंग लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है बिकॉज 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स में पर से जो फ्रंट लाइन है, जो क्वालिटी है, उसमें एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। तो इमीडिएटली शॉर्टिंग की यहाँ पे कोई सलाह नहीं है, बिकॉज इट्स स्टिल ट्रेडिंग अबव मेजर मूविंग एवरेजेस। ये बात सही है कि पुल बैक जरूर आ सकता है टुवर्ड्स 10 एंड 20 डेमा, और वहां पे मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी फिर निकलेगी इसमें। ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट्स की। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार का टेक्निकल सेटअप कैसा रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैमाने पर कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस समय। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं थोड़ा सा शुरुआत एक डिपार्चर कर रहा हूँ अपने नॉर्मल जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इस बड़ी पीएसयू रैली के बाद पीएसयू इंडेक्स किस तरीके से दिख रहा है और जो लास्ट 2 दिन में करेक्शन आई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, पीएसयू में रैली वैसे भी ओवरडन थी। आई थिंक सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी प्राइस में थे। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हर तरह के पीएसयू स्टॉक्स चलने लग रहे थे, काफी बड़ी मोमेंटम थी, और चार्ट्स तो वैसे भी ओवरबॉट थे। इनफैक्ट वी सॉ मल्टीपल लेग्स ऑफ डाइवर्जेंस चार्ट्स पे, और जब रैली पैराबोलिक हो जाती है, मेरा ये हमेशा से मानना है कि वो सस्टेन नहीं करता। सो आई थिंक मार्केट में अब एक रोटेशनल करेक्शन हो गया है। आपने देखा कि पीएसयू, रेलवे और भी कुछ इंफ्रा स्टॉक्स आज करेक्ट कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से करेक्ट कर रहे हैं। ये हेल्दी है मार्केट के लिए। आई थिंक ये मार्केट को डिरेल नहीं करेगा, बट मार्केट को ज्यादा हेल्दी बनाएगा। सो पीएसयू में अभी कोई रश नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ी सी डीपर पुल बैक हो सकती है, क्योंकि रैली इतनी बड़ी रही है कि अगर छोटा सा भी अगर रिट्रेसमेंट होता है तो डाउनसाइड पोटेंशियल काफी है। तो पीएसयू से तो अभी दूर रहना चाहिए। किसी का अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो अभी भी होल्ड कीजिए। ये करेक्शन के बाद वापस वो ऑन ट्रैक आ जाएगी, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मुझे कोई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। ओके, तो आपका ये पीएसयूज पे व्यू। गौतम, एक चीज़ जो कि बाजार को आज भी स्ट्रेंथ दे रही है और अपने हायर एजेस पे बैठी हुई है, दैट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट आपको लग कैसे रही है? क्या वो बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगी, और निफ्टी आईटी को आप कैसे प्ले करेंगे, किन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए, अगर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें तो? देखिए, निफ्टी को समझने के लिए हमेशा उसके हेवी वेट्स को समझना पड़ता है, और हमारा ये व्यू रहा है कुछ हफ्तों से कि आईटी और रिलायंस मार्केट को बचा के रखेगा, क्योंकि रिलायंस में भी हमने इतनी बड़ी ब्रेकआउट देखी। ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप एक्शन काफी अच्छा रहा है, और मुझे लग रहा है कि रिलायंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। आईटी के बारे में बात करें तो हमारा हमेशा से व्यू रहा है कि 39,400 हमारा वर्किंग टारगेट है, जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स है आईटी इंडेक्स का। अगर आप लार्ज कैप आईटी का चार्ट्स देखें, टीसीएस देखिए 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इन्फोसिस में इतनी अच्छी रैली आई रिजल्ट्स के बाद। विप्रो भी 500 के आसपास सस्टेन कर रहा है। एचसीएल टेक एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो अगर आप रेशियो चार्ट्स के हिसाब से देखें, जो हमारा स्टाइल है काम करने का, आईटी और फार्मा मेरे हिसाब से यहाँ से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 21,600 700 इंडेक्स पे रिस्क रिवॉर्ड कई सेक्टर्स में अच्छे नहीं है, कई स्टॉक्स में अच्छे नहीं है। सो अभी आईटी, फार्मा, मेटल्स और रिलायंस और सेलेक्ट बैंक्स में भी, पीएसयू बैंक्स जहां पर एसबीआई आपको मालूम है मेरा फेवरेट पिक रहा है और हमें अभी भी अच्छा लगता है इस लेवल्स पे। सो आईटी आई थिंक ओवरऑल बेसिस पे बाजार को बचा के रखेगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, होल्ड करके रखिए, और हर छोटे डिप में इसमें खरीदारी कीजिए। इसमें यहां से भी मुझे 10 से 15% की तेजी लगती है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ओके, आईटी में तेजी लगती है। अच्छा गौतम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट की रही है वो है बैंक्स, वो भी लार्ज प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पर अब इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? देखिए, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स का इतना बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी पे, तो उसके कारण बैंक निफ्टी तो चल नहीं पा रहा है, और 45,000 के एरिया पे अच्छा सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो 1380 टू 1400 वहां पर उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हो सकता है कि वहां से वो बाउंस कर जाए, बट ऑनेस्टली अभी जिस तरह का मार्केट है, यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस में रहना है। आपको उन शेयरों में रहना है जो बाजार से बेटर चल रही है। तो बैंक्स तो अभी भी अवॉइड है। अगर किसी को बॉटम फिशिंग करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रिटर्न्स। हमारा फेवरेट अभी भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, उसमें भी टॉप 3 नेम्स में ही फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे पीएसयू बैंक्स है वहां पर भी पैराबोलिक रन हो गई है, बड़ी तेजी वहां पर नहीं लगती है। बट एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक हर डिप में लेनी चाहिए। यहां से और बड़ी तेजी आएगी। मुझे यहां से 20 से 25% की मूव आराम से लगती है, जो दूसरे बैंक्स में मुझे नहीं लग रहा है। ओके गौतम, अभी कुछ सीमेंट के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव थे, लाइक फॉर इंस्टेंस एसीसी। उसके बाद हमने मूव्स भी काफ़ी अच्छे खासे देखे।
सीमेंट पे किन किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं आप लोग? सीमेंट का काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट हम जो लॉन्ग टर्म पिक्स देते हैं उसमें अल्ट्राटेक हमारी फेवरेट रही है और अल्ट्राटेक हमारे लिए काफी अच्छा किया है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी। तो अल्ट्राटेक तो टॉप पिक है उस सेक्टर में। एसीसी और अंबुजा रिजल्ट्स के बाद इसकी मूवमेंट काफी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि दोनों लाइफ टाइम हाइस की तरफ चले जाएंगे। रैमको सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, उस आई थिंक उसका चार्ट भी काफी अच्छा है और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए। सो सीमेंट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चरल स्टोरी देखिए, क्योंकि एक वो रियल एस्टेट प्रॉक्सी है, आई थिंक इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। बट अभी एक ही सिंपल टेक अवे है, अभी इस मार्केट में आप कुछ भी करें तो आप टॉप क्वालिटी में रहिए, टॉप 3, 4, 5 स्टॉक्स में रहिए तो आपका पोर्टफोलियो बचा रहेगा, वरना पता नहीं चलेगा और कई जो बी ग्रेड सी ग्रेड स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन जल्दी से आ जाएगी और फिर उसमें एग्जिट नहीं मिलेगा। तो टॉप क्वालिटी में अगर आप ये सब सेक्टर्स में रहते हैं तो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो सेफ रहता है। अच्छा, केमिकल्स यहाँ पर किस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे स्टॉक्स को, क्योंकि इस स्पेस ने बहुत पैसा बनाया लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ रही है। अनुज 2020-21 का तो ये डार्लिंग था, केमिकल स्पेस काफी अच्छी तेजी थी, कई स्टॉक्स मल्टीबैगर हो गए। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स ने अच्छा प्ले आउट किया, बट अगर आप पिछले 18 महीनों में देखें तो इनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहा है, ये सब कंसोलिडेशन फेज में है। दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे थे और जो अच्छा चले हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज और गुजरात फ्लोरो। पर इसको अगर आप छोड़ के बाकी कोई भी स्टॉक को देखेंगे तो सब कंसोलिडेशन फेज में है, करेक्टिव फेज में है और अभी भी चार्ट्स अच्छे नहीं है। और इस मार्केट में आपको सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ लेना है, जो अच्छा नहीं कर रहा है उससे दूर रहना है, क्योंकि कहीं अगर निफ्टी में और डीपर पुल बैक आ जाती है तो ये सब स्टॉक्स इंपैक्ट हो जाते हैं। तो केमिकल्स अभी ओवरऑल बेसिस के लिए अवॉइड है, इसमें कुछ मत कीजिए। अच्छा गौतम जी, फार्मा में अच्छा पैसा बना, आई मीन स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई। आज हम हेल्थ केयर में पूरा मूव अच्छा देख रहे हैं। आई मीन हॉस्पिटल्स ने बहुत, अगर आप देखें, अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। ग्लोबल हेल्थ को देख लीजिए, आप अपोलो को देखिए। इनफैक्ट डायग्नोस्टिक भी एक इस बार अर्निंग्स के बाद अच्छा मूव दे रहा है। आप लोग फार्मा में, डायग्नोस्टिक में और हेल्थ केयर में, मतलब हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक मल्टी मंथ आउट परफॉर्मेंस चालू हो गया है और डीवीज लैब के रिजल्ट्स के बाद डीवीज लैब ने भी अच्छा रिबाउंड किया है। डॉक्टर रेड्डीज हमारा फेवरेट रहा है, हम लोग ने रेकमेंड भी किया था हमारे सब्सक्राइबर्स को और मुझे लगता है कि यहाँ से डॉक्टर रेड्डीज में 1000 रुपए की मिनिमम तेजी आनी चाहिए, मे बी इफ नॉट मोर। जाइड ऑफ लाइफ भी हम लोग ने रेकमेंड किया, उसमें भी इतनी अच्छी मूव आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक भी 1000 की तरफ जा सकता है और सिप्ला हमारा लॉन्ग टर्म पिक्स में रहा है। सो आई थिंक पूरा अगर आप फार्मा इंडेक्स को देखें, हमारा टारगेट है 19,000 एनएसई फार्मा इंडेक्स, वहां तक ये धीरे धीरे जानी चाहिए। देखिए अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो हर एक फेज में कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बाजार को ऊपर ले जाते हैं या कुछ आउट परफॉर्म करते हैं। मेरे हिसाब से अभी के फेज में फार्मा, आईटी और मेटल्स में काम करनी चाहिए। ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे दूर रहनी चाहिए। आई थिंक ये सब में अब रोटेशनल करेक्शन होगा और जो थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस है तो वहां पर अच्छा पैसा बनेगा। सो फार्मा ओवरऑल बेसिस पे अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा 19,000 का हमारा इंडेक्स पे टारगेट है। ओके, 19,000 का इंडेक्स पे टारगेट है। रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इसने साइन दिखाए हैं लीडरशिप लेने के? अनुज काफी अच्छा चार्ट है और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है। 2024 इवन दो हमारा फेवरेट पिक एसबीआई है इस साल के लिए, अगर आप पूछेंगे कि लार्ज कैप्स में सेकंड बेस्ट पिक क्या है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी धीरे धीरे आ सकती है और अगर वो होता है तो वो पूरे बाजार को बचा के रखेगा, क्योंकि अब 26-2700 अब इतना अच्छा सॉलिड बेस हो गया है कि उसके नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट है और ऊपर में एक बार 3000 का लेवल निकलता है जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो रिलायंस हो सकता है 34-3500 तक चली जाए। एंड इट इज नॉट जस्ट रिलायंस, आई थिंक द एंटायर ग्रुप स्टॉक्स, उसमें 4-5 स्टॉक है जिसमें रिलायंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, वो पूरा सेक्टर और पूरा सेगमेंट हमें अच्छा लगता है। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब एक और मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में टाटा केमिकल्स के नंबर थोड़े कमज़ोर रहे। कंपनी का मुनाफा 60% और आय 10% घटी है। मार्जिन भी 7% से ज़्यादा गिरा है और कई क्वार्टर के लोस पर पहुंचा है। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ आर मुकुंदन जुड़ गए हैं। मुकुंदन सर, गुड मॉर्निंग। ये खैर ऑब्वियसली एक सेक्टोरल वीकनेस है इस समय, जिससे आप भी ऑब्वियसली उसमें इम्पैक्टेड हैं, लेकिन ये कब तक चलेगी वीकनेस? कोई ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं या अभी कुछ मामला वीक ही रहेगा? ऐसे देखिए कि जो वीकनेस मार्केट में जो है वो मेनली वेस्टर्न यूरोप में है।
अगर आप देखेंगे इंडिया growth story is intact. China grew surprisingly by 5%, and North America is modest growth. And also आपका जो साउथ अमेरिका वीकनेस वो बहुत रीजेंट है लिथियम बैटरी के वजह से, क्योंकि स्मॉल स्लो डाउन हैज हैपेंड ऑन दैट, बट इट्स नॉट अ ओवरऑल वीकनेस देयर. सो रियल वीकनेस अबाउट 1 मिलियन टन का जो घटाव आया है वो वेस्टर्न यूरोप में आया है. उस वजह से दैट मटेरियल व्हिच टर्की वाज एक्सपोर्टिंग टू वेस्टर्न यूरोप हैज ट्रैवल्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उस वजह से जो प्राइसिंग पे प्रेशर आया है बाकी सारे जगह पे. Our view is that अभी जो prices हैं वो almost bottom out हो चुके हैं, and now they've been fairly stable, because below this price it's very difficult for people to make even cash profits. So that is one of the issues. Second is that जो Europe में ही already, as you've seen, some of the manufacturers have already started to announce capacity rationalization or capacity optimization, and that will ease the pressure, because approximately some of the capacity sort of goes out. That will allow for the market to settle in a more balanced way. But it is approximately at least 2 to 3 or 4 quarter scenario, and it will continue in that direction. कि जैसे कि आपने कहा मिस्टर मुकंदन कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो इस पर थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट व्हाट एग्जैक्टली अबाउट यूएस दैट वाज मेनली इम्पैक्टेड बाय आई थिंक शटडाउन्स. यूएस वॉल्यूम्स कैसे रहे सर, वहाँ पे क्या स्थिति है, आगे जाके 2 क्वार्टर देखते हैं. For the previous quarter, in terms of the result, what really was about 40,000 ton was impacted because of 4 days of extended shutdown, and we had about another 40,000 which was impacted because of the railroad movement there between the port and rail. But these are not issues which are, let's say, structural issues which we are facing. The real structural issue is the issue which we are focused in Western Europe. ओके सर, भारत के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आपने भी शुरुआती रिमार्क्स में कहा भी अपने कि वहाँ पे भारत में रिकवरी, इंडिया में रिकवरी ज़्यादा जल्दी आएगी. एग्जैक्टली अगले 2 क्वार्टर्स में Q4 में और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल में इंडिया बिजनेस में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप और वॉल्यूम्स? सो इंडिया में जो है अगले साल हमारे जो डी बॉटलनेक कैपेसिटी है वो 250,000 टन सोडा ऐश वो फुली मार्केट में आएगा, और सॉल्ट का भी एडिशनल वॉल्यूम मार्केट में आएगा, एंड बाइकार्ब का भी. कुल मिला के स्टैंड अलोन में हम लोग 500 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर कंपेयर टू दिस ईयर. एंड बिकॉज इट इज अ डी बॉटलनेकिंग, उसमें फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो उसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल स्ट्रेट अवे see the bottom line. So that's the situation on the standalone. The big shift which is there for us next year, the US domestic market is fairly stable. Our exports out of US, because the international prices have fallen, there we see a depression of about $100 per ton. And in Western Europe, we have got a small operation, 8% of our turnover capacity is there in UK. That will see a reduction of about 100 pounds contribution reduction there. So other than that, the good spots for us are India, our US domestic market, and also the Kenyan domestic, African domestic. Exports from Kenya and US will see a compression in margin. And the domestic of Western Europe, UK will see a compression in margin. That's where we see the next year. All right, मुकुंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच. मीन वाइल मार्केट एट डेज लो, और आप जरा मिड कैप इंडेक्स देखिए क्या कोलैप्स कर रहा है, 0.2% नीचे. बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे. बिल्कुल सुबह हल्का सा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे गिफ्ट निफ्टी में, और मैंने सुबह की बात कही थी कि अगर गिफ्ट निफ्टी में अवेलेबल हो तो शॉर्ट करने का भी ट्राई करेगा. और PSUs देखिए, आज सुबह PSUs में वार्निंग दी थी हमने, और PSC इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा. अब ये इंडेक्स 4% नीचे इस समय, तो बहुत बड़ी गिरावट. खैर बीरू और मैं यहाँ पर आपसे विदा लेंगे. नीरज जी आ गए स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए. नीरज जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अनुज, और अच्छी खासी बिकवाली, और देखते हैं कि अभी दिन के दौरान कैसा होता है, लेकिन सारे इंडेक्स अब काफ़ी अच्छे से रेड में हो चुके हैं. चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारे आपके क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही स्कॉट्स के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे.